नमस्कार साथियों, बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस फेस्टिवल को हिंदी में हम कला रंग राग के नाम से फैला रहे हैं। इसका हिंदीकरण हमने करने की कोशिश की। इसको कला रंग राग हमने कहा है और ये 15 दिवसीय ऑनलाइन या कहें वर्चुअल कल्चरल फेस्टिवल सभी तरह की विधाओं को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें थिएटर एक हिस्सा है, संगीत है, लोक संगीत है, डायलॉग है, पैनल डिस्कशन है। हम सभी तरह की विधाओं को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम जिस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि राजस्थान में जो फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स की पृष्ठभूमि से लेके और कोरोना के बाद के जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उस पे हम थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं। हम समझना चाहते हैं साथ मिलके कि क्योंकि हम सब एक तरह से फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स हैं, अपने अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, और हम सबका एक अलग अलग फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट्स को लेके अभी हम सब के मन में क्या चल रहा है जब हम, क्योंकि मैं एक ऐसा, और हम सभी जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं उनके अंदर वो हमेशा एक तरह से कीड़ा कुलबुलाता रहता है कुछ ना कुछ करने का, और हम रह नहीं पाते वो सब किए बिना। तो कोरोना के बाद एक तरह से चैलेंज था कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी मुश्किलें थी और एक बिल्कुल जो नया प्लेटफॉर्म्स की जो चर्चाएं आ रही थी उसको भी हम लोगों ने ट्राई किया। तो अभी हाल ही में जयरंगम एक बड़े स्केल पे ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हुआ है। उसकी एक सफल फेस्टिवल मैं कहूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जयरंगम का रहा है। तो मैं शुरुआत दीपक जी से करना चाहूँगा और हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कि हम अभी से कोरोना तक पहुंचेंगे और कोरोना से बाद तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम शुरू हो गए हैं कुछ ना कुछ करना। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि दीपक जी, आपका जयरंगम वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर्चुअल एक्सपीरियंस अब यूँ कहा जाए कि थिएटर को महसूस करने के रूप में तो डेफिनेटली वैसा हो ही नहीं सकता कि थिएटर की खुशबू अगर हम उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा किसी भी दूसरी आर्ट फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं मिलेगी, ये तो बात तय है। लेकिन बात ये हुई कि इतने लंबे समय तक पूरा विश्व एक बीमारी की चपेट में रहा, तो कलाकारों का जो एक उत्साह था वो बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया था कि काम होगा कैसे, सारे थिएटर बंद है, सब कुछ बंद है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म जब ये टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग की तरह आई कि कम से कम हम कुछ कर तो पाए, तो इस कर तो पाने वाली बहस में ही काफ़ी समय गुजर गया कि सोचते रहे कि फेस्टिवल कराएंगे नहीं कराएंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, कि शायद बीमारी चली जाए, लोग जीवन ठीक हो जाए। लेकिन वो तो खैर हम अभी तक भी वर्चुअल हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम, पूरा 1 बरस हो गया। तो इसलिए फिर ये तय किया ही गया कि चलो वर्चुअल कराया जाए। और जब कुछ कलाकारों से बात की तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात ये लगी कि फेस्टिवल के लिए कलाकारों के बीच में जो ज़बरदस्त उत्साह था कि सर कुछ तो होना ही चाहिए, मतलब कब तक बैठे रहेंगे, आदमी बैठा कब तक रहेगा। तो एक्चुअली वही सबसे बड़ी फोर्स है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स इसलिए एकाएक सब जिंदा हो गए और फेस्टिवल हो पाए। उसके एक्सपीरियंस की अपन चर्चा करेंगे, कैसे रहे, हम सबकी बातें सुनते हैं। बट मैं यही कह रहा हूँ कि बेसिक ड्राइविंग फोर्स तो एक्चुअली फिर भी वो आर्टिस्ट की फोर्स ही थी कि जो इतने समय तक बैठे हुए एक निराशा का भाव लिए बैठे थे कि होगा क्या, या कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो किया ही जाए, कब तक बैठे रहेंगे। तो बेसिकली वो उत्साह ही फाइनली फलीभूत हुआ किसी फेस्टिवल में। जी, मैंने जब उस दिन मैं गजेंद्र श्रोत्री जी के साथ हम लोग बात कर रहे थे तो ईश मधु जी थे इस पास में, और समानांतर साहित्य उत्सव
की भी बात चल रही थी, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। तो मैं अब ईश मधु जी से पूछूंगा कि वो जो एक एक पशुपेश की बात जो दीपक जी कह रहे हैं, और वो मैं भी समझ सकता हूँ कि मैं भी क्योंकि हमारा एक प्लान था अक्टूबर में, हम हमेशा कबीर यात्रा करते हैं, लेकिन हमको ऐसा, मैं एक दुविधा में था कि इसको करें या नहीं करें। एक कॉल लेने की बात थी, वो कॉल फिर हमने एक अलग तरीके से लिया, हम उस पर बात करेंगे। तो मैं इस मधु से पूछना चाहूंगा कि आपके जहन में इस तरह का ये जो चैलेंज है टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि अब हमारे और ऑर्गेनाइजर और आर्टिस्ट के बीच में टेक्नोलॉजी आ गई है, ये एक नया आपका आपका शायद वो म्यूट है इस मधु जी। तो हाँ जी। तो पहले ये दीवार थी नहीं, अब ये टेक्नोलॉजी की दीवार हमारे सामने आ गई है। तो इस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं, और आपका क्या आपको लगता है कि आप इस चैलेंज को पार करके अगला फेस्टिवल प्लान करने वाले हैं? देखिए, प्लान क्या करने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है और ये फेस्टिवल तो होगा वर्चुअल फरवरी में, और तारीखें भी तय हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पहली बार इस साल ऐसा किया था, ये चौथा संस्करण होगा हमारा। तीसरा एडिशन जो पिछले साल फरवरी माह में था, तब ये पहली बार हुआ कि हमने खत्म होते ही अगले फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी थी, जो हम बहुत लेट करते हैं, और इसलिए करती थी कि इस बार और अच्छा करने का एक मन में था कि कुछ नए ढंग से कुछ चीजें हों। लेकिन पिछले साल फरवरी में किया तो मार्च में ये सब हो गया, कोरोना और ये है, तो जाहिर है कि बड़ी निराशा भी हुई, और ये लगा कि अब ये किस तरह होंगी चीजें। लेकिन जब ये नई एक तकनीक सामने आई तो ये सही है, जैसा कि अभी दीपक जी ने भी कहा कि इस तकनीक में वो आनंद तो नहीं आ सकता जो एक मेले का आनंद होता है, जहाँ लोग मिलते हैं, जुलते हैं, एक रौनक होती है, चर्चाएं होती हैं, आमने सामने बैठते हैं। वो सब सुख तो इसमें नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि कोई और तरीका नहीं था, तो हमने भी यही तय किया कि इसे किया जाए। जैसा कि आपने कहा समानांतर साहित्य उत्सव, दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने ये जो चौथा संस्करण होगा, समानांतर साहित्य उत्सव पीएलएफ के नाम से पहले होता था, पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल। इस साल से हमने इसको किया है पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल, पीएलएफ ही है, लेकिन अब वो जन साहित्य उत्सव हुआ है। और ये पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल हमने इसलिए शुरू किया था कि दरअसल ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या दूसरे बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुए, तो हमें लगा एक बड़ी एक संस्कृति इससे पैदा हो रही थी। और इसमें क्या कहें आप, जैसे जयपुर में जो इतना बड़ा होता है, उसे वो एक अंग्रेजी का सर्कस हम उसे कहते थे, जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व है, और हमारी हिंदी भाषा और हमारी राजस्थानी भाषा या हमारी अपनी जो भाषाएं हैं उनकी वो उपेक्षा करते थे, या लाते थे तो कहीं कोने में पटक कर रख देते थे कि चलिए ये भी कर लीजिए आप। तो हम किसी भाषा में खिलाफ नहीं है, दुनिया की किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हर भाषा मनुष्य की भाषा है, अंग्रेजी के भी खिलाफ नहीं है। लेकिन हम अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ थे और अपनी हिंदी और अपनी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के खिलाफ थे, इसलिए ये पैदा हुआ समानांतर साहित्य उत्सव। लोग पूछते थे कि समानांतर नाम क्यों रखा है, समानांतर कोई उससे नीचे नहीं है, बल्कि एक कोशिश ये थी कि जो एक कल्चर जो दिखाई जा रही है उसके समानांतर एक जेन्युइन कल्चर लिटरेचर की क्या हो सकती है वो हम दिखाएं। और ये समानांतर आंदोलन बहुत पुराने हैं, कभी फ्रांस में शुरू हुआ था, जो चित्रकार थे और बड़े काबिल चित्रकार थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, गैलरीज नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने फुटपाथ पर एग्जीबिशन लगाई, उसको पैरेलल नाम दिया। समानांतर सिनेमा भी हमारे यहाँ चला है, समानांतर कहानी आंदोलन भी हुआ है, उसके तहत ये था। लेकिन फिर हमें लगा हम जानबूझकर उन्हीं डेट्स में इसे करते थे जिस डेट्स में पीएलएफ होता था, कि ठीक है हम समानांतर ही करेंगे, और बड़ा सफलतापूर्वक करते थे हम, लोग आते थे। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है, जिसकी एक बहुत गौरवशाली परंपरा है, जो 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में जिसकी स्थापना हुई थी, तो देश भर के जितने भी नामी साहित्यकार हैं सभी इससे जुड़े हुए हैं, हमें उनके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था। सारे बड़े चेहरे, नामवर सिंह जी इसमें थे, विष्णु सानी थे, अभी भी हमारे जो उत्सव में आए विष्णु खरे, उदय प्रकाश या दूसरे लोग हैं, तो हमें इसका एक फायदा मिला और हमने वो उन्हीं देश में करना शुरू किया। लेकिन हमने अब ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये पैरेलल है,
तो हमने हाँ। पहले नाम ये हटा दिया, अब इसका हमने नाम रख दिया पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल, और ये फरवरी में, आने वाले महीने में, फरवरी के 4 रविवार और दूसरा और आखिरी शनिवार, ये 6 दिन का होगा और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, ये खास बात ये है कि हमें तो आदत वही पड़ी हुई थी तैयारी की, जैसे हम करते रहे हैं, जैसे मंचों पे होगा, लोग आते हैं उसी। अब जब लगा कि ये वर्चुअल करना है तो इसलिए तैयारी बहुत डिफरेंट ढंग से करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने सीखा, दीपक जी से बहुत सारी चीजें पता लगी, उन्होंने जयरंगम किया, तो अब उस ढंग से उसको हम लोग कर रहे हैं कि पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, आप भी जैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल में सबसे बड़ी जो समस्या हमने देखी वो ये है, लाइव में आपने महसूस किया होगा, कई बार आदमी कहता रहता है आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो आए नहीं है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे तकनीक को हम लोगों ने सीखने की कोशिश की, और इस तकनीक से ही हम इसे फरवरी माह में करने जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं इस ये जो इसका जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो अभी हमने भी लिया है, एक लंबे प्रोसेस से हम भी गुजरे हैं। दीपक जी हमसे पहले गुजर चुके हैं, तो हम इससे इस लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं अभिषेक जी से एक बार रूबरू होना चाहूंगा कि जो अभी दीपक जी ने एक बात कही कि थिएटर का जो एक फिजिकल जो एक्सपीरियंस है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज थिएटर के साथ है, मतलब वैसे तो सब विधाओं के साथ है, लेकिन आप म्यूजिक में चला लेते हो कि आपको ठीक है एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, या आप दूसरा को डांस है तो आपने डांस देख लिया म्यूजिक के साथ, तो एक क्लोज टू एक्सपीरियंस बन सकता है। लेकिन दीपक जी से मेरी वैसे भी बात हुई थी और अभी भी उन्होंने दोहराया कि आप थिएटर को वर्चुअल नहीं, he is completely stand on that statement. You can't experience theater on virtual platforms. तो आप इससे कितना एग्री है, और अगर आपको रंग राजस्थान अगर प्लान अपने फेस्टिवल्स करेंगे, तो आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं, या अभी भी आप उस थॉट प्रोसेस में हैं, इस उलझन में है कि मैं करूं या ना करूं? बहुत कमाल का सवाल पूछा है गोपाल भाई। और मतलब दीपक सर एज इन मेरे तो गुरु रहे हैं फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग में, या एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने जितना कुछ इनसे सीखा है, मतलब मैंने और किसी से नहीं सीखा है। मैंने बहुत 2-3 साल में जयरंगम में काम किया इनके साथ में, और बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीखता रहा हूँ। और जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट 1 महीने पहले रंग राजस्थान का 6th सीजन हम लोगों ने फरवरी में किया था 2020 में। तो जब कोविड आया, तो कोविड आने के बाद मुझे लगा कि अब रंग राजस्थान का क्या फ्यूचर होगा, या हम प्लेस कैसे कर पाएंगे, या क्योंकि डिजिटल परफॉर्मेंसेस चालू हो गई थी। लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरे पास टाइम है, क्योंकि हम लोग हर साल जनवरी या फरवरी में इस फेस्टिवल को करते हैं, तो आई विल हैव टाइम। मुझे सोचने का वक्त मिलेगा कि मैं किस तरफ मुड़ूं, मैं डिजिटल की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। तो पिछले 6-8 महीने में मैंने बहुत कोशिश की ये चीज को करने की, कि किसी भी तरीके से रंगमंच को रंगमंच की तरह ही दिखाया जाए। पहला प्ले मैंने 27 जुलाई को किया था, और ये एक ट्रायल था कि किसी तरह से ऑडियंस को बुलाया जाए और उनको ये दिखाया जाए क्या ऑडियंस तैयार है आने के लिए, क्या वो डर तो नहीं रहे हैं, या कोई परमिशन का किस तरह का पंगा है। तो जब पहला प्ले किया तो उसमें अराउंड 48 लोग आए देखने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि हाँ, थिएटर अभी मरा तो नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा कि अब आप इसको लाइव कर ही नहीं सकते। फिर एक और प्ले किया ईसर बागी मैंने अगस्त में, उसमें करीब 60 लोग देखने के लिए आए। फिर रश्मि रथी किया मैंने 8 नवंबर को, उसके 3 शोज किए, तो 65 लोग इस तरह से देखने के लिए आए। तो नवंबर तक जाके मुझे ये हिम्मत आ गई कि नहीं यार, कि वर्चुअली जाना अच्छी बात है फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि इस वक्त हमारे को परमिशंस नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क है इस चीज को लेकर के। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जब तक मेरा टाइम आएगा करने का, तो मैं लाइव पे ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन पर चला जाऊंगा। बट स्टिल मैंने ऑनलाइन शोज भी किए पिछले 6 महीने में, बहुत सारे कई ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस दी, ऑनलाइन सेशंस किए, क्योंकि एक टैगलाइन थी जयरंगम की, कला ही निदान है। वो इतनी ब्यूटीफुल लाइन है कि अगर हम किसी भी तरीके से कला को इंट्रोड्यूस करते हैं इस पूरे नेगेटिव माहौल में, तो हमें वो किसी ना किसी तरीके से वो पॉजिटिविटी देगा, चाहे हम उसको ऑफलाइन कर रहे हैं, चाहे हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से कर रहे हैं। तो कला का होना, कला को प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में, चाहे वो वर्चुअली हुए हों या किसी भी तरीके से हो रहे हों, उन्होंने ये हिम्मत दी है कि चीजें आगे और बढ़ेंगी।
मेरे दिमाग में अभी रंग राजस्थान को लेकर यही है कि मैं जब भी करूंगा मैं उसको वर्चुअली नहीं करना चाहता, लाइव ही करना चाहता हूँ, ऑडियंस को बुलाना चाहता हूँ और ऑडियंस को रंगमंच को उसी तरह से दिखाना चाहता हूँ जिस तरह से रंगमंच वो फील कर सकें, देख पाए अच्छे से। ओके हाँ, मतलब कुछ मामले में जैसे जैसे मैं जो राजस्थान कबीर यात्रा करता हूँ, मेरे दिमाग में इस बारे में को लेकर कोई भी सेकंड थॉट नहीं आई कि मैं इसको ऑनलाइन कर लूं। मेरे अंदर वो सेकंड थॉट आई नहीं, क्योंकि वो उस जगह पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो आइडिया है, आपका जो भी आप एक अपने किसी फेस्टिवल या मेरे संदर्भ में यात्रा या जय रंगम या हम जो भी इसको नाम दें, उसकी अपनी एक उसका उसका वो उसी जगह पे जिंदा रहता है। अगर आप उस पेड़ को कहीं और गाड़ोगे, किसी और की मिट्टी के पे या किसी और धरातल पे गाड़ोगे, तब कुछ दिन लगेगा कि हाँ ये जिंदा रह सकता है, लेकिन जैसे यात्रा तो उसी मिट्टी पे ही चलेगी। तो वो उसका मैं अगर कुछ करूंगा तो मैं किसी और नाम से कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, लेकिन यात्रा तो ऑनलाइन में नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो ये हाँ, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो जिससे हम कभी शायद अभी ऐसा हमको लग रहा है कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे, बट आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, तो ये मैं एक जनरल थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि क्योंकि इसका सब्जेक्ट है कि राजस्थान में फेस्टिवल्स को लेके किस तरह का कल्चर है, राजस्थान में फेस्टिवल कल्चर किस तरह का है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, राजस्थान में फेस्टिवल्स तो बहुत होते हैं, हर तरीके के फेस्टिवल्स हैं, और उस फेस्टिवल्स में जुड़ने वाले लोग भी बहुत हैं, हर तरह के, चाहे आप लिटरेचर के लो, चाहे वो कल्चरल लो, चाहे वो आप थिएटर के लो, जिसमें बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े बहुत सारी हस्तियां आती है। मैं दीपक जी से पूछना चाहूंगा कि इस फेस्टिवल कल्चर में से क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या बदलाव है जो अगर फेस्टिवल नहीं हो तो नहीं होगा? क्या बदलाव है जो फेस्टिवल नहीं हो? हाँ, अगर सपोज फेस्टिवल्स राजस्थान में होना बंद हो जाए आर्ट एंड कल्चर के, तो ऐसी क्या चीज बदल जाएगी? बल्कि एक वैक्यूम आ जाएगा गोपाल जी, मैं हाँ, समझता हूँ। हाँ, क्या है कि बेसिकली फेस्टिवल्स खाली एक प्रदर्शन मात्र नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आया, कोई कलाकार आया, कोई ग्रुप आया और उसने अपना नाटक दिखा दिया। नाटक देखने तो आप स्वयं भी दिल्ली जा सकते हो, बम्बई जा सकते हो। फेस्टिवल का तात्पर्य केवल किसी नाटकों का प्रदर्शन, या अगर वो साहित्यिक सम्मेलन है तो कोई एक लेखक की वार्ता सुनना, ये वहाँ तक सीमित नहीं है। एक्चुअली फेस्टिवल तो अपने पूर्ण रूप में मेला ही है। बेसिकली ये आदान प्रदान है, इट इज़ ए इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म, कि बाहर से इतने सारे लोग आते हैं। और अगर हम माने कि चलो जयपुर को सौभाग्य प्राप्त है, जयपुर की भूमि पर इतने सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, तो यहाँ का जो लोकल आर्टिस्ट है, यहाँ की जो ऑडियंस है, उनका जो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन होता है, वो जो वैल्यू एडिशन है एक्चुअली में, तो फेस्टिवल वो होता है। खाली एक नाटक को देखना तो फेस्टिवल है नहीं। नाटक हम कभी भी किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन इतने सारे कलाकारों का एक साथ एक जगह पर कुछ समय के लिए आना, फिर यहाँ के कलाकारों के साथ उनका इंटरेक्शन होना, तो डेफिनेटली हर बार हर फेस्टिवल में, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो डांस का फेस्टिवल हो, चाहे नाटक का फेस्टिवल हो, जब इस तरीके से कलाकार मिलते हैं तो उस आपसी संवाद में जरूर एक नई चीज पैदा होती है। दिस इज अ ग्रोथ। हम उनके बारे में जानते हैं, वो यहाँ से कुछ ले जाते हैं, हम कुछ ग्रहण करते हैं, और हमारी भी आर्ट और आर्ट फॉर्म्स रिच होती हैं। तो ये रिचनेस जो है, दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से। राइट। ईश मधु जी से मैं पूछना चाहूंगा, जो मेरे मन में एक हमेशा एक फेस्टिवल्स के प्रति एक तरीके से ये कहें कि इसको क्या कहेंगे, मतलब एक तरीके से व्हाट यू से, मतलब मुझे जिस चीज से शिकायत है, मैं ये कह सकता हूँ, शिकायत रहती है कि हम एक तरीके से सिटी बेस्ड फेस्टिवल ज्यादा होते हैं। इस एक कल्चर है फेस्टिवल का डेवलप होने में
कि वो जो भी देखें, चाहे जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है, जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है, हम, जबकि जो मेला, जो शब्द इस्तेमाल किया दीपक जी ने, वो मेला तो शहर का है नहीं, वो मेला तो गांव का है, और वो गांव वाले सेलिब्रेट करते हैं, वो गांव वालों का डिसीजन होता है, गांव वाले अपनी आर्ट कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे लिए एक डेस्टिनेशन हम इसलिए वो चुनते हैं जो फ्लाइट या ट्रेन कन्वीनियंस हो, जो हमारे गेस्ट हैं वो आसानी से पहुंच पाए। लेकिन हमने उस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा कि हम गांव तक भी पहुंचे, मुश्किल से पहुंचे, लेकिन हम उस मेले में शामिल हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारे मेलों में शामिल हो, लेकिन हम कभी गांव वालों के मेलों में शामिल क्यों नहीं होते। तो ये जो फेस्टिवल कल्चर, मैं उसको बहुत कहना चाहूंगा कोट इन्वर्टेड कॉमा में, कोट अनकोट, कि व्हाई only big cities deserve festival, why not rural population deserves such festivals and melas? ये गोपाल सिंह जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और मेरे ख्याल से बहुत मानीखेज सवाल है जो हमेशा पूछा ही जाना चाहिए जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, फेस्टिवल जिसे मेला हिंदी में कह सकते हैं, और मेला हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है, और मेलों के प्रति एक क्रेज हमेशा लोगों का रहा है। तो जैसे हमने साहित्य का मेला लगा किया, फेस्टिवल किया, तो हमें जो हमारा जो अनुभव रहा, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा हमें क्या लगा, और आपने पूछा कि क्या मिस होगा नहीं करेंगे, तो पहली बात तो हमें लगा कि जो बंद कमरों में सेमिनार और गोष्ठियां होती हैं, वो ठीक है, बौद्धिक लोग हैं, उनकी एक सीमित संख्या में होती हैं, और आप कभी किसी गोष्ठी में जाइए तो आपको यंगस्टर्स, युवा लोग बहुत कम मिलेंगे, विद्वान लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गंभीर चर्चाएं होती हैं, होनी चाहिए, उसके लिए नहीं करा, वो तो यहाँ हम भी करते हैं फेस्टिवल में। लेकिन जो बंद कमरों में जो चीज थी, उसको निकाल कर आप खुले मैदान में लाएंगे, तो वहां जो दूसरे जनता उससे जुड़ेगी, जनता का साहित्य जनता के बीच में कैसे जाएगा। लोग आएंगे, नए लड़के आएंगे, बच्चे आएंगे, वो देखेंगे कि अरे इतना बड़ा साहित्यकार यहाँ ऐसे आराम से घूम रहा है, उससे बात करेंगे, इंस्पायर होंगे। तो निश्चित रूप से एक आपका एक उनको आप इंस्पायर करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उससे इंस्पायर होगी कि साहित्य में क्या है, कैसी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल मेले कल्चर में कोई खराबी नहीं है, खराबी ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस मेले से आप दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप अंग्रेजी को परोस रहे हैं, या उस मेले में साहित्य मेला आपने नाम रखा हुआ है, लेकिन साहित्य उसमें 10% है, बाकी कुछ और ही चीजें हैं जो आप दूसरे मेले में कुछ ही बेच लेते हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम देते क्या हैं। तो हम जो प्रगतिशील लेखक संघ से हमने शुरू किया, प्रगतिशील लेखक संघ की देखिए ये परंपरा रही है साहित्य में भी, कि जब इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद लिखने का कैसे मिजाज बदला। आप उर्दू में भी देखें, चाहे फैज साहब थे उस जमाने में, या बाद में हमारे कैफी आजमी साहब थे और लोग थे, मिजाज ये बदला कि उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया उर्दू शायरों ने, वो जो महबूबा की जुल्फों में गजलें या शायरी फंसी हुई थी, उसको निकालकर बाहर लाए और बताया कि इन्हें एक समाज को बदलने का औजार कैसे बनाया जा सकता है। तो वहां जो हमारे मेले में आएंगे वो क्या सीख कर जाएंगे, हमारे लोग कैसे क्या बताते हैं, यही बताते हैं सब कि हमारी, आप देखेंगे साहित्य में जैसी चर्चा होती है बाहर में नहीं कहना चाहता, लेकिन हम जिस तरह की गोष्ठियां चीजें करते हैं, साहित्य से ये कैसे हो सकता है कि साहित्यकार जिंदगी से कटा हुआ तो नहीं होता। जो चीजें जिंदगी को प्रभावित करती हैं उनसे ही कहानियां बनती हैं, उनसे रियल कहानियां बनती हैं, उनसे फिर बाद में दूसरी छपने वाली या दूसरी कहानियां बनती हैं। तो जो मुद्दे जिंदगी को प्रभावित करते हैं हम उन पर ही बात करते हैं। मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है तो हम इससे ही बात करते हैं। मान लीजिए लव जिहाद में आप किसी को ये प्यार करने का कानून ऐसा है कि हम किसी से प्यार कर सकते हैं, किसी से नहीं कर सकते, क्या प्यार ऐसा होता है। या मान लीजिए कि जो बाजार ने वैलेंटाइन डे पर, हमारे वैलेंटाइन डे आएगा इसमें, उसमें हमारे युवा प्रेम कविताएं पढ़ेंगे, और हमने प्यार का बाजार का जो एक सेशन रखा है, प्यार एक इतनी कोमल संवेदना है, उसको आपने बाजार में बदल दिया। आज मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं उसको गिफ्ट नहीं दूं, हैंड बैंड क्या वो नहीं दूं, तो मतलब मैं तो प्यार नहीं करता।
और जिस तरह से इन पर हम चर्चा करते हैं कि प्यार कोई बाजार की चीज तो नहीं है, प्यार कहाँ से नहीं होता है, दिल से होता है, कैसे होता है, जो भी है मतलब। तो बहुत सारे मुद्दे जिन पर हम बात करते हैं। आपने गांव की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो सबसे बड़ा इस कोविड में जो हमने जो मिस किया, जिसकी हमें तकलीफ है आज भी, वो ये भी है कि हमने प्रगतिशील लेखक संघ से अंचल सृजन यात्रा शुरू की थी, जिसमें हम गाँव में जाते थे, दूर दराज के गाँव में जाते थे और रात को वहाँ गाँव में रुकते थे, वहाँ जनगीत होते थे, अगले दिन वहाँ कार्यक्रम होते थे। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका हमें ये लाभ मिला कि दूर पड़े हुए गाँव में लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। उदाहरण के लिए करौली जिले का एक रोसी छोटा सा गाँव है, हम गए तो वहाँ किसी ने कहा कि हमारी बहू है, वो भी लिखती है, और रुचित्रा भारद्वाज आज हंस में छप रही है, सब जगह लिख रही है। हम लोग उसको लेके आए और उसको हमारे, वो आज भी इस बात को कहती है कि लेखक संघ ने मुझे स्टेज दी, घूंघट निकाल के आई, फिर उसने अपनी कविताएं पढ़ी, गजलें पढ़ी, चित्रा भारद्वाज आज बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये सब हुआ। हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि गाँव पे हम जैसे जाए, तो जैसे लूणा एक छोटा सा गाँव है झुंझुनू में, लेकिन वो कहीं हमें हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, मेहदी हसन से कनेक्ट करता है। हम लूणा गए, रंगे राघव का गाँव है वेर, हम वहाँ गए, वहाँ पे साहित्यिक आयोजन किए, लोगों को जोड़ा, वहाँ के इलाके के लोगों को जोड़ा, नए लोगों को जोड़ा। तो मतलब ये जो गांव में जो आप बात कर रहे थे, गांव में भी मुझे हमें लगा कि वाकई जाना चाहिए, और हमने हाँ। अंचल सृजन यात्रा को हमने मिस कर रहे हैं, इस समय हम नहीं जा पा रहे हैं। वरना हर महीने में हम लोग जो है 10-12 लोग यहाँ से जाते थे। जैसे मान लीजिए हम रोसी गाँव में गए, करौली जिले का है, तो वहाँ रोसी गाँव नहीं, करौली जिले में जो और लोग लिखने वाले हैं, युवा है, दूसरे जो हमारी जानकारी में, उन सबको हम वहाँ बुलाते थे गाँव में। ओके। वो बात करेंगे, कहानी की बात करेंगे, कविता की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमें हमारी जो अपनी भाषा है, हम जब आज अभी भी जो हमारा फेस्टिवल फरवरी में होने जा रहा है, राजस्थानी का हमने 2 सेशन रखे हैं। राजस्थानी में अनुवाद इन दोनों बड़े अच्छे हो रहे हैं, उस पर बात होगी। और राजस्थानी की जो कविताएं हैं उसका भी एक, राजस्थानी कविता पाठ का भी एक सत्र होगा। बल्कि हम तो पिछले सेशंस में और इसमें भी अब जो हो रहा है देखेंगे, सर्वभाषा कवि सम्मेलन है, जिसमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, इन सब भाषाओं के सत्र हमारे पहले भी होते थे और वर्चुअल में भी होंगे। मतलब तो आप मेले में दे के आ रहे हैं लोगों को, मैं ये कह रहा था, यदि आप मेले में अच्छी चीजें दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ मेला एक अच्छी चीज है, तो लोग वहाँ आते हैं, इंस्पायर होते हैं, और आप एक बड़े समाज से जुड़ते हैं। सबसे बड़ा काम ये है कि आप बंद कमरे से निकालकर साहित्य को सामने लेके जाते हैं लोगों के। तो मुझे सबसे बड़ा लाभ इसमें यही नजर आता है कि जितने लोग अब जुड़ रहे हैं, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने लोग जुड़ सकते हैं साहित्य से। सही बात है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि आपके पूरे प्रयास ही इस तरह से हैं कि आप गांव से कनेक्टेड रहते हैं। थैंक यू इस मधु जी। अभिषेक जी से मैं बहुत ही उनके दिल का एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आप कहोगे कि आपको, मुझे आपके दिल का कैसे पता। मैं भी बताता हूँ कि वो चीज क्या है। वो ये है कि हमेशा हम जब फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत अच्छा दिल की बात, बहुत अच्छी बात है ना। तो बिल्कुल। ये जो हमारा राजस्थान में फेस्टिवल कल्चर बहुत है, नो डाउट बहुत है, और हम सब बहुत मेहनत से, हम एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और अपनी पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन एक जो स्टेट का पैट्रोनेज है, एक जो इंस्टीट्यूशनल पैट्रोनेज है जो हमको मिलना चाहिए, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा, या प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है, उस चैलेंज को आप कैसे देखते हो कि इस चैलेंज से आप कितना ओवरकम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, क्या मुश्किलें होती है? और अब तो कोविड में और भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए ये चैलेंज किस तरह से मैनिफेस्ट होता है आपके अंदर जब आप कोई फेस्टिवल प्लान करते हैं। तो क्या आपके, जब आप लिखते हो कि मेरे ये काम है, उसमें सबसे ऊपर ये होता है क्या कि पैसे कहाँ से आएंगे? आपने सच में दिल की बात पूछी है, और ये वो बात है जो हर फेस्टिवल डायरेक्टर या हर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर करना चाहेगा इस बारे में बात।
और मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात, क्योंकि मैं तो कुछ और नौकरी भी नहीं करता हूँ और मेरी कोई और अलग से बिजनेस भी नहीं है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और थिएटर से जितना कमा पाता हूँ, जितनी चीजें कर पाता हूँ, उतनी ही चीजें करता हूँ। और रंग राजस्थान, जब पहला रंग राजस्थान किया था, उसमें करीब 9.5 लाख रुपए का लॉस लगा था। और उसके बाद मुझे ये लगा था कि मैं बहुत गलत लाइन में फंस गया हूँ, मुझे आयोजन नहीं करने चाहिए, मुझे कोई चीज इस तरीके की नहीं ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें इतने बड़े बड़े लॉसेस लग रहे हैं, ये हो रहा है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, आप प्राइवेट स्पॉन्सर्स के पास जा रहे हो कि क्या 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 इवेंट है आपका, राजस्थानी नाटक कराएंगे आप, नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई बड़ी सेलिब्रिटी लेकर आइए आप इसमें तो हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। तो ऐसा नेगेटिव लगता था उस वक्त कि भाई बहुत गलत मुद्दा उठा लिया है आपने, आप राजस्थानी भाषा के रंगमंच को नहीं, कुछ गलत चीज को आप लेकर के मार्केट में जा रहे हो और लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पर पता नहीं क्या एक जो आपने शुरू में बात कही थी, वो कीड़ा अंदर कहीं ना अटका रहता है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पीछे से बोलते हैं कि नहीं 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 करो यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कई डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हम बीकानेर में थे या हम यहाँ थे और बहुत टाइम से हम जयपुर शो करने नहीं आ पाए थे, या जयपुर के कई यंग डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हम एक शो करते हैं, हमारे पास ऑडिटोरियम बुक करने के पैसे नहीं होते। तो वो उन लोगों की जब एनर्जी रहती है साथ में और वो लोग बोलते हैं कि आपके फेस्टिवल से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो वो जो पहली लाइन लिखी होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, उस पे काम करना अपने आप शुरू कर देते हैं। फर्स्ट लाइन होती वही है। और अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रंग राजस्थान जब 9.5 लाख का लॉस था, जिसको मैंने अभी फोर्थ रंग राजस्थान में पूरा कंप्लीट चुकाया है, पर करते 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 जब मैं देखता हूं अपने आप को, तो अब मुझे लगता है कि चीजें अपने आप बढ़ती हैं, अपने आप बदलती हैं। अगर आपकी ज़ील है, आपका पैशन है किसी चीज को करने को लेकर, तो दर्शक आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं आज भी राजस्थान में आयोजनों में सबसे बड़ी जो शक्ति है आपकी, वो आपके दर्शक हैं। दर्शकों को अगर आपने जोड़ लिया तो आपका आधा काम खत्म हो गया। तो आपके साथ स्पॉन्सर्स भी जुड़ेंगे, सरकार भी आपके साथ जुड़ेगी। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जयरंगम है। जयरंगम ने दर्शकों को थिएटर तक लेकर आए हैं वो लोग, और उसका फायदा बहुत लोगों को मिला है। मैं बहुत बड़ी बात है ये कि रंग राजस्थान को भी उसका फायदा मिला है कि हम दर्शकों को नाटक के लिए खींच के लेके आ पाते हैं। बट स्टिल जो ये फंड वाली बात है, तो इस साल भी है कि जब मैं अभी भी प्लान कर रहा था कि अगर रंग राजस्थान करते हैं तो फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि हाँ, जब दर्शक 100 रुपए का टिकट खरीद के नाटक देखना शुरू हो चुके हैं, जब दर्शक आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो शायद शुरुआत करते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं से ये आ जाएगा। हाँ अभिषेक जी, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि उस दर्द से हम सब गुजरते हैं जब हम कोई फेस्टिवल शुरू करते हैं। मुझे याद है 2012 में जब मैंने कबीर यात्रा शुरू की, तो मेरे पास सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे और लगभग 90,000 का लॉस हुआ था। लेकिन ताकत पता है क्या थी उस चीज की? ये मैं शेयर करना चाहूंगा कि ताकत ये थी कि हमने एक ईमेल डाला सब यात्रियों को कि 90,000 हमारे कम पड़ रहे हैं खर्चे चुकाने में, किसी वजह से हो गया था। तो एक यात्री जो उस यात्रा में हमारे साथ बस में नहीं गया था, वो अपने परिवार के साथ कार में साथ साथ चल रहे थे, वो मेल उनको भी पहुंच गया और उन्होंने मुझे मेल लिखा कि मैं उस यात्रा में था और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। तो जितने पैसे अगर आज उतने ठीक है, जो बाकी बचे अब मुझे बता देना, आई विल पे। एंड स्ट्रेट अवे सेंट अवे 70,000 रुपीज चेक। क्या बात है! ये जो ताकत है मुझे लग रहा है, और मैंने अब तक जितने भी फेस्टिवल प्लान किए हैं, मैं कभी भी बजट लेके नहीं बैठा और ना मैंने ऊपर स्पॉन्सरशिप का किसी का नाम लिख के बैठा। मैंने सीधा तारीख की घोषणा की है। और आज भी मैं कबीर यात्रा जब घोषणा करता हूँ तारीख के, तो बिना स्पॉन्सर्स के घोषणा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है रहती है, मुझे विश्वास रहता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दीपक जी जयरंगम जैसे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं और इनके साथ अच्छी बात ये कि जयपुर में बैठे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा दीपक जी की सिटी में, जयपुर जैसे शहर में बैठने के बाद भी, क्योंकि वहां पे नो डाउट ये मानना पड़ेगा, इट्स वेरी यू नो यू कैन से कि इट्स वेरी मच प्रूवन
कि जयपुर इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटी, इट्स ए कैपिटल, देयर आर लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, सरकार आपकी वहां मतलब सरकार वहां बैठती है, आप सेक्रेटरी के पास बैठे हैं। तो क्या इस बात का फर्क पड़ता है कि आप जयपुर में रहने के बाद आपको ये थोड़ी सहूलियत हुई है स्पॉन्सर्स को टच करने की, या उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना हमारे लिए है या अभिषेक जी के लिए है, आपके लिए स्पॉन्सरशिप जुटाना? देखो, आप सब एक मत होंगे कि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये मैं अभी तलवार साहब से पूछूंगा तो भी यही प्रश्न आएगा। अभिषेक ने बता ही दिया कि पहली लाइन मैं नहीं लिखता बजट के लिए, क्योंकि अब मैं उस लाइन को लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे जहन में रहती है। अब उसका लिखना ना लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो फाइनेंस जुड़ाना तो हमेशा ही चैलेंज रहा है, इट इज़ ए बिग चैलेंज। अब आपने एक रिलेटिव बात कही कि बीकानेर के रेस्पेक्ट में जयपुर डेफिनेटली एक फेवरेबल जगह हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, आप फेस्टिवल ग्रो करता है, आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी ज़्यादा माकूल है, दिल्ली वालों को हो सकता है लगता हो बम्बई में बैठा हुआ ज़्यादा माकूल है। तो इट इज़ ए सब्जेक्टिव एंड वेरी रिलेटिव मैटर, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल के लिए पैसा जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये समझो कि आपको सारे ही घोड़े खोल देने पड़ते हैं। यू कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड जिसे कहते हैं। आपने अगर आप चारों तरफ मुंह उठा के देखना पड़ता है आपको। ये नहीं है कि ये सरकार देगी या कॉर्पोरेट देगा, क्योंकि आपको अनसर्टेन होता है, इट इज अनसर्टेन। किसी ने कोई फंड तो बना नहीं रखा कि भैया हम थिएटर फेस्टिवल को कोई पैसे देंगे। ये तो आपको कन्विंस करना है। आपको मैं आपको लिटरली बताऊं, ये लगभग जब आप प्रपोजल्स लेके जगह जगह घूमते हैं तो एक स्थिति में भीख मांगने जैसी तक की नौबत आ जाती है कि आपको कन्विंस करना है कि हम ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो वो अगला पूछता है क्यों कर रहे हो, क्या है, व्हाट फॉर यू आर डूइंग इट। और बहुत कुछ है ग्लैमर से रिलेटेड, वो कर लीजिए, जिसको देखने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। चाहे अभिषेक अभी ऐसे कह रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं थिएटर में, लेकिन वो बहुत भी कितने हैं। अगर आज एक मैं फैशन परेड कराऊं तो उससे 10 गुना लोग आ जाएंगे। देयर इज ए डिफरेंस। तो ये तो एक डिफिकल्ट टास्क है, हमेशा से ही रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे कोई झट से सॉल्व हो जाएगा। फेस्टिवल कराना हमेशा आयोजक की खुशी होती है। तलवार साहब को आनंद आता है तो वो कराएंगे, जिस दिन नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक आदमी व्हील पे बैठा होता है, उस कारण गाड़ी चलती है। वो कहेगा कि अब मैं नहीं करा रहा, तो आपको वहां का ढांचा चरमराता हुआ ही दिखेगा। तो आपकी खुशी है, आपका जुनून है। आप फेस्टिवल शुरू करने से पहले मैं एक ही फार्मूला बताता हूँ, जिस दिन आपके जहन में आ जाए कि फेस्टिवल करना है, आप अपनी फोन की डायरेक्टरी को खोल के बैठिए, सारे नंबर्स को वापस रिवाइज कीजिए, फिर उसकी एक छोटी लिस्ट बनाइए कि अब ये लोग हैं, इनसे मैं मिलूंगा। और सबसे ज्यादा दोस्त काम आते हैं, सबसे ज्यादा दोस्त काम आते हैं जो आपके लिए आखिरी वक्त तक। मुझे तो तीसरा और चौथा जयरंगम याद है कि दूसरे दिन शुरू होने वाला था और हमारी बजट कॉन्स्टेंट पूरे ही नहीं हुए थे, लेकिन वो भी हो गए। 8 दिन में कहां से हो गए, आई डोंट नो। ये बात बिल्कुल दीपक जी की सही है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप भिखारी की तरह जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम दीपक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये आपका जुनून है। आपको किसी ने न्योता नहीं दिया कि आओ आप फेस्टिवल कराओ और ये पैसे लो, क्योंकि आप जब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हो, फेस्टिवल प्लान करते हो, उसके साथ साथ आप वो चैलेंजेस भी प्लान करते हो, जो उसके साथ आप ये इस कोड को आप काट नहीं सकते। ये जैसे बच्चे की वो जो नाल और जो माँ का गर्भ से जुड़ा रहता है ना, यू कांट कट दिस कोड। वो रहेगा, वो चैलेंजेस, वो फाइनेंशियल बर्डन्स, वो लास्ट मिनट क्राइसिस, लास्ट मिनट बजट कैंसिलेशंस, जैसे दीपक जी बता रहे हैं, इट ऑलवेज हैपेंस। बट आपका जो एक सबसे सही वर्ड जो दीपक जी ने यूज किया वो है जुनून, और आपकी इच्छा शक्ति है, और ये आपका बेबी है। इसके अलावा कोई इसको संभाल नहीं सकता। थैंक यू दीपक जी ये इस इंसाइट के लिए। और हम खुद बहुत इस जो आपने अभी ऑर्गेनाइज किया जयरंगम, उससे हमने भी बहुत सीखा। और वो आपका मतलब आपका जयरंगम हमारे नेट प्रैक्टिस हो गई एक्चुअली। तो वो अब हमको शतक मारने में मजा आ रहा है।
तो आप हमें ऐसे ही हमारे सचिन तेंदुलकर बने रहिए, हमको प्रैक्टिस कराते रहिए, और हम अभिषेक जी, ईश मधु जी, हम सब आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। आखिरी मैं इसको, मुझे लगता नहीं कि हमको ये डिस्कस, हमको लगता है हम एक सत्संग टाइप का ही हो रहा है, हम ऐसे खुली बातचीत ही कर रहे हैं। तो मैं इसको लास्ट सवाल वगैरह कुछ नहीं कहूंगा, बस ये समय खत्म होने वाला है, इससे पहले हम थोड़ी सी एक और। नहीं, लेकिन आपका जो सवाल है उसका जवाब मैंने नहीं दिया, मुझे देना बहुत जरूरी है वो, ये हाँ जी, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आइए इस मधु जी, बिल्कुल बोलिए। क्योंकि देखिए, ये इतना अच्छा सवाल हमारे लिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे लिए, मेरे लिए तो, हमारे लिए तो बहुत ही अलग ढंग का मामला है ये, जो जिस स्पॉन्सरशिप की आप बात कर रहे हैं। आप देखिए 3 साल पहले हमने जब ये शुरू किया था साहित्य उत्सव, तो हमारे पास एक नया पैसा नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से, जो 1936 में बना था, लेकिन राजस्थान में 1970 में बना था, तो ये 50 साल पुराने संगठन का कोई बैंक खाता ही नहीं था। बैंक में अकाउंट ही नहीं था, मतलब। तो एक नया ही पैसा नहीं था हमारे हाथ में, तो जब हमने शुरू किया ये, और जब ये शुरू किया तो दूसरी समस्या ये आई कि आपको पता है, हम लोग जो साहित्य उत्सव करते हैं वो साहित्य के बाजारीकरण के विरुद्ध करते हैं, साहित्य के कारपोरेटीकरण के प्रतिरोध में करते हैं, और हमारे संगठन की ये बाकायदा शर्तें हैं कि हम किसी कॉरपोरेट संस्था से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते, हम किसी शराब कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते, हम किसी तंबाकू कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। तो फिर पैसा आएगा कैसे? तब हमने ये तय किया कि ठीक है, हम छोटे स्तर पे करेंगे, कम पैसे से करेंगे, हमें कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। सादगी की भी अपनी एक सुंदरता होती है, सादगी में भी अपना एक सौंदर्य होता है, और हमने कहा अपने पैसे से करेंगे। तो हमने तय किया कि हमारे जितने भी साहित्यकार दोस्त हैं जो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं, उनसे हम सबसे 10-10 हजार रुपए लेंगे। लोगों ने कहा कोई इतना देगा नहीं, हमने कहा नहीं, हम मांगेंगे। और हमने इकट्ठे किए, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि यार ये तो बहुत बड़े भिखारी आ गए, 10-10 हजार रुपये मांग रहे हैं थोड़े बहुत भी नहीं मांग रहे। हालांकि उसके बाद हमने कहा कम भी दीजिए। आज भी मेरे मोबाइल में बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम, और हमने ग्रुप बनाया हुआ जो पैसा देता है, कि किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 2000 रुपए बैंक में डाले, वो मोबाइल पे इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने जब पहला साहित्य उत्सव किया था, जब वो खत्म हुआ, तो हमें टेंट वाले को 50,000 रुपए नहीं दे पाए थे, वो बच गए थे, बचे ही नहीं पैसे हमारे पास। तो हमने उससे कहा ये हर साल करेंगे, अगले साल भी तेरे से कराएंगे, और ये तेरा जो पैसा 50,000 रुपए, इसको हम ब्याज समेत तेरे को अगले साल लौटा देंगे, जब अगले साल करेंगे। तो अगले साल जब दूसरा हमने साहित्य उत्सव किया, तो हमने थोड़ी और इस तरह से फंडिंग की, जन सहयोग से हम लोग करते हैं, पैसे जुटाए, तब उसके 50,000 रुपए एक साल बाद हम लोगों ने उसके लौटाए। तो ये बात सही है जो दीपक जी ने कहा है कि निश्चित रूप से एक जुनून होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना 10,000 रुपये मांगने ही नहीं जाएंगे, आप घर से निकलेंगे नहीं, कौन पैसे देगा, कहाँ से देगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सवाल होते हैं। लेकिन जब आदमी कोई चीज सोच लेता है कि ये करना है, तो वो चीजें हो जाती हैं, मतलब ये हमारे सामने है। तो ये कुल मिलाकर चीजें हैं। मैं बिल्कुल तलवार साहब के लिए कहूँगा, ये मुझे बिल्कुल पता है कि क्योंकि ये आपका जो उत्सव है उसमें ये किसी कॉरपोरेट से हेल्प ले ही नहीं सकते। अब आप देखिए कि जिनके मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ है, तो हाँ, कितना बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको फिर ये गोपाल जी एक बात बताऊं, तलवार साहब का फेस्टिवल हो चाहे अभिषेक करता हो और आप भी करते हैं, लेकिन फेस्टिवल जो है ना उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये तय है। लेकिन फेस्टिवल जो है वो आप ये नहीं समझ सकते कि पैसा उसके लिए इंडिस्पेंसिबल है। अगर आपने तय कर लिया ना, वो किसी ना किसी रूप में होगा जरूर, ये तय बात है, हो जाता है, इट हैपन्स। आपका बिल्कुल तय करना जरूरी है। सही बात है। और एक जो मुझे लगता है कि हमें एक तरीके से जो एक कोलैबोरेटिव कल्चर, जो हम बहुत सारे जो हमारे, क्योंकि हम सबके पास एक क्रंच है कि हम सबके पास मनी का हमेशा क्रंच रहता है, लेकिन हमारे पास सबके अलग अलग कैपेसिटी और रिसोर्सेज हैं। आई थिंक जैसे अभी हमने कबीर यात्रा और जयरंगम का एक कोलैबोरेशन हुआ, आई थिंक इट रियली हेल्प्ड अस ऑल्सो, दीपक जी ऑल्सो, कि कुछ रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, कुछ रिसोर्सेज जो इनके पास है,
हम मिलके क्या एक कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं, इट्स ए कोलैबोरेटिव वे। बिल्कुल तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस हमारा काफी ठीक रहा दीपक जी, बहुत बढ़िया। अपन दोनों का। और मुझे लग रहा है कि इस तरह की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमको रखनी चाहिए कि हम आगे कोई भी फेस्टिवल करें, हम अपने रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करें रादर देन क्रिएटिंग ए रीइन्वेंटिंग द व्हील। डेफिनेटली इट्स बेटर कि हम उस रिसोर्सेज को यूज करें, हम उन रिसोर्सेज को रिसाइकल करें, आपस में मिलके और हम सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। नहीं, दीपक जी डेफिनेटली ये आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो, क्योंकि हर फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल से थोड़ा थोड़ा तो किसी न किसी रूप में जुदा होता ही है। चाहे वो 2 थिएटर फेस्टिवल हो, लेकिन उनका प्रारूप अलग होगा, फॉर्मेट अलग होगा, किसी न किसी जिस तरीके से अभी हमने किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत ही इजीली मुहैया हो जाती हैं, और वो मैं किसी और के फेस्टिवल में अगर भेज देता हूँ तो उससे मेरा भी कुछ नहीं जाता और उसका एनरिचमेंट हो जाता है। तो डिफरेंट फेस्टिवल्स को भी एक प्लेटफॉर्म पे आते रहना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि वो जो आदान प्रदान है जिसमें किसी की कॉस्ट नहीं लग रही है लेकिन किसी एक फेस्टिवल का एनरिचमेंट हो रहा है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट हमेशा चालू रहने चाहिए। दिस बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल।